हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे जो हमारी 2024 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी करंट अफेयर्स है उनके बारे में। करंट अफेयर्स में सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर हमारा ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 HLVM की बात करें तो 18 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने क्या किया है, गगनयान मिशन की जो मानव रहित उड़ान यात्रा के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, इनके प्रक्षेपण की तैयारी श्रीहरिकोटा के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आरंभ कर दी है। ये HLVM है, मतलब ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 क्या है, 3 चरणीय वाहन है जिसकी पेलोड क्षमता कितनी है, 10 टन की है, जो क्या करेगा, पृथ्वी की निचली कक्षा अर्थात LEO लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सक पाएगा। और ये वाहन क्या 53 मीटर तो ऊंचा है और इसका वजन कितना, 660 किलो, वो 660 टन है। तो ये HLVM है, इसका असेंबल करना शुरू कर दिया गया है और भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम में से एक मील का पत्थर साबित होगा असेंबल करना। बात करें गगनयान मिशन की तो इसमें 3 सदस्यों के दलों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन के मिशन के लिए लॉन्च किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर समुद्री जल में उतारकर भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। गगनयान मिशन की बात करें तो गगनयान मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण की तकनीकी प्रगति है, इसको प्रदर्शित करेगा। मिशन की सफलता भारत की वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय की स्थिति को मजबूत करेगी। यह मिशन क्या करेगा, भारत भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों और अन्य महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रयास से इनका मार्ग प्रशस्त करेगा। तो इसका पहला टॉपिक हमने देख लिया। पहला टॉपिक कौन सा हमारा, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। दूसरा आता है आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। क्या, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस IPF। प्रसिद्ध तबला वादक थे हमारे जाकिर हुसैन, इनकी हाल ही में आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण निधन हो गया, जिससे इस दुर्लभ फेफड़ों की बीमारी पर सबका ध्यान चला गया। IPF क्या है, IPF एक क्रोनिक और बढ़ते रहने वाली फेफड़ों की बीमारी है जो फेफड़ों के ऊतकों के निशान के कारण होती है। IPF का सटीक कारण अभी तक किसी को पता नहीं चला, इसीलिए इसे इडियोपैथिक भी कहते हैं। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस फेफड़ों की बीमारी है, इसमें फेफड़ों के टिश्यूज में फाइब्रोसिस या घाव के धब्बे हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, फेफड़ों की एल्वियोलर जो वॉल होती है मोटी हो जाती है और ऑक्सीजन पहुंचने में उनमें दिक्कत आने लगती है। धीरे धीरे फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता घटने लग जाती है। IPF के लक्षण की बात करें तो क्या लक्षण होते हैं, इस बीमारी में फेफड़ों का विस्तार और संकुचन क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। फेफड़ों को फैलना और सिकुड़ना मुश्किल हो जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई आती है। और भी बहुत सारे इसके लक्षण हैं, जैसे सूखी खांसी, थकान, वजन कम होना। इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो उम्र, अधिकांशतः मामले क्या 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में होते हैं। धूम्रपान की बात करें, वर्तमान या पूर्व धूम्रपान करने वाले लोगों को इसका सबसे ज़्यादा जोखिम रहता है। पर्यावरणीय कारक, धूल, रसायनों और कुछ प्रदूषकों के संपर्क में आने के कारण इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आनुवंशिक प्रकृति, कुछ लोग आनुवंशिक रूप से IPF के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। अब इसकी बात करें, बीमारी का नाम क्या था, बीमारी का नाम हमारे आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये बीमारी है। तो इसका निदान उपचार की बात करें तो इसका निदान उपचार क्या है, हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन, फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण या फेफड़ों की बायोप्सी निदान में सहायता करती है, लेकिन इसका वास्तविक निदान अभी तक पता नहीं चला है। आगे आता मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील। 9 दिसंबर 2024 को रूस के कालिनिनग्राद में स्थित यंतर शिपयार्ड में रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह गए और उनकी उपस्थिति में नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। ये जहाज है, ये अत्याधुनिक नियंत्रण प्रणालियों से उन्नत गैस टर्बाइन प्रोपल्शन संयंत्र द्वारा संचालित है और 30 नॉट से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम है। किसमें, 30 नॉट से ज़्यादा गति। ये नॉट का मतलब होता है इतना पानी पीछे फेंक कर आगे चल सकता है।
उच्च स्तर के ऑटोमेशन और स्टील्थ विशेषताओं के कारण, अर्थात ये दुश्मनों से छुप भी सकता है, इसकी युद्ध क्षमता और उत्तरजीविता को और आगे बढ़ाती है। बात करें INS तुशील की, तो INS तुशील के निर्माण कार्यक्रम की आधारशिला 12 जुलाई 2013 को रखी गई थी और अक्टूबर 2021 में इसका जलावतरण कर दिया गया। INS तुशील प्रोजेक्ट 1135.6 के अंतर्गत उन्नत विक्राक युद्ध श्रेणी का युद्धपोत है, जिसमें से 6 पहले से ही सेवा में शामिल कर लिए गए। 3 तलवार श्रेणी के जहाज है जो सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्स्टिकी जो शिपयार्ड है उसमें निर्मित है, और 3 अनुवर्ती टैगलाइन के जहाज है जो कालिनिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में बने हुए हैं। तो देख सकते हैं इसमें कितने 6 हमारे युद्धपोत है, जिसमें 3 तो तलवार श्रेणी के और 3 क्या है अनुवर्ती टैग श्रेणी के। तो ये 6 है हमारे, जिसमें 3 तो हमारे पीटर्सबर्ग के बालेट्स्की शिपयार्ड में है, बाकी 3 कहाँ है कालिनिनग्राद में। INS तुशील की बात करते हैं, इस श्रृंखला का 7वां युद्धपोत है जो उन्नत अतिरिक्त अनुवर्ती पोतों में से पहला है, जिसके लिए अनुबंध पर अक्टूबर 2016 में JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट भारतीय नौसेना और भारत सरकार इन तीनों के बीच में इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। INS तुशील की बात करते तो इसको चारों आयाम मतलब वायु, सतह, जल के भीतर और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात वायु, सतह, जल के भीतर और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में नौसेना युद्ध के संपूर्ण स्पेक्ट्रम में समुद्री गतिविधियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह क्या है, कई प्रकार के उन्नत हथियारों से सुसज्जित है, जिसमें क्या है संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उन्नत रेंज वाली लंबवत प्रक्षेपित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, स्टील, उन्नत स्टील विशेषताओं और मध्यम दूरी की वायुरोधी सतही तोप, पनडुब्बी रोधी टारपीडो आदि, ये सब चीज़ें इसके अंदर है। कौन से INS तुशील, इसको हमारी सेना में शामिल कर लिया गया। फिर बात करें गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम का उड़ान परीक्षण। गाइडेड पिनाका रॉकेट है उसका परीक्षण किया गया। तो बात करें 14 नवंबर 2024 को हमारे DRDO है, उन्होंने प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट PSQR है इस सत्यापन परीक्षणों के हिस्से के रूप में निर्देशित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम इनके उड़ान परीक्षणों के सफल समापन की घोषणा कर दी है। अर्थात ये जो पिनाका रॉकेट थे इनके परीक्षण किए जा रहे थे, इनका सफल परीक्षण कर लिया गया, तो इसकी घोषणा कर दी कि समाप्त कर दिया गया। इससे पिनाका की जो मारक क्षमता 75 किलोमीटर की अधिक हो गई। अब क्या है, पिनाका जो रॉकेट हमारी इसकी मारक क्षमता कितनी हो गई, 75 किलोमीटर से अधिक। उड़ान परीक्षण 3 चरणों में जो अलग अलग फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पे किया गया था। व्यापक परीक्षण के माध्यम से प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट मापदंडों जैसे रेंजिंग, सटीकता, स्थिरता, सेल्वो मोड में कई लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने की क्षमता, इन सब का मूल्यांकन किया गया। बात करें मार्गदर्शिका पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च रॉकेट प्रणाली का सटीक हमला करने वाले संस्करण क्या पूरी तरह से स्वदेशी हथियार प्रणाली है, अर्थात हमने इसको खुद ने बनाया है। इस हथियार प्रणाली को आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के द्वारा अनुसंधान केंद्र इमारत, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट इनके सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया। इस मार्गदर्शित पिनाका हथियार प्रणाली के शामिल होने से क्या होगा, सशस्त्र बलों की तोपखाने की मारक क्षमता में और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये थोड़ी सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स है, इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको स्किप कर दें। इसको स्किप नहीं करना है, इसको बार बार पढ़ना ताकि चीज़ें याद हो। आगे आती है 5G ओपन रैन परीक्षण लैब का उद्घाटन। 26 सितंबर 2024 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने क्या किया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमिक्स C. इनके जो बेंगलुरु परिसर का दौरा किया। 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण प्रयोगशाला इसका उद्घाटन किया, अर्थात 5G ओरेन टेस्टिंग लैब है ना, ओरेन मतलब 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण प्रयोगशाला, इसका उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, बेंगलुरु में ही तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन इसका उद्घाटन किया। 5G ओरेन परीक्षण प्रयोगशाला से स्टार्टअप, शिक्षाविदों और उद्योग क्षेत्रों को
उनके द्वारा विकसित 5G ओपन ओरेन प्रणाली के विभिन्न घटकों का परीक्षण करने से लाभ होगा। यह प्रयोगशाला क्या करेगी? कोर, एक्सेस, ट्रांसपोर्ट, क्लाउड, ऑर्केस्ट्रेशन, सुरक्षा के क्षेत्र में एक संपूर्ण भारतीय एंड टू एंड 5G पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की सुविधा प्रदान करेगी। तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन का लक्ष्य क्या है? अग्रणी प्रौद्योगिकियों, मानकों और आर्किटेक्चर में अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, जो अगली पीढ़ी के जो मोबाइल नेटवर्क है इनको 6G और आगे की ओर विकसित करने में मदद करेगा। यह केंद्र क्या करेगा? वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनकी बड़े पैमाने पर एकाधिक इनपुट, एकाधिक आउटपुट, टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन, सब बैंड, फुल डुप्लेक्स, ये क्षेत्र हैं, इनको उभारने में ध्यान देगा। तो ये क्या है हमारा 5G ओपरेन परीक्षण लैब है, इसका उद्घाटन हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। अगला आता क्वांटम एवं 5G 6G प्रौद्योगिकियों के लिए, क्वांटम एवं 5G 6G प्रौद्योगिकी के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र पर MOU किया गया है। 19 सितंबर 2024 को दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत तथा विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में विश्वेश्वरैया अनुसंधान एवं नवाचार फाउंडेशन के बीच में एक समझौता ज्ञापन कर लिया गया है। यह ऐतिहासिक समझौता क्वांटम प्रौद्योगिकी, संबद्ध 5G 6G प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान एवं विकास के अन्य अग्रणी क्षेत्र हैं उनमें उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए किया गया है। समझौता ज्ञापन की बात करें तो समझौता ज्ञापन पर VTU RIVF के कुलपति है हमारे डॉक्टर विद्यासागर S और विनोद कुमार, और उपनिदेशक हमारे SRI के, दूरसंचार विभाग निदेशक, दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र भारत, इन सब के बीच में क्या MOU किया गया, समझौता किया गया। उत्कृष्टता केंद्र को नवाचार के लिए हब एंड स्पोक मॉडल पर डिजाइन किया गया, जिसे TCOI इंडिया और VRIF मुख्य केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह उत्कृष्टता केंद्र क्या दूरसंचार मानकीकरण में कार्य करने वाले प्रमुख संगठनों जैसे दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र, भारत 6G अलायंस, शैक्षणिक नेटवर्क, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनके बीच में क्या तालमेल बैठाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र सार्वजनिक निजी सहभागिता जो भागीदारी मोड में स्थापित दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र दूरसंचार क्षेत्र में देश के सतत विकास और प्रगति के लिए शिक्षा जगत और उद्योग के लिए मिलकर काम करता है। फिर अगले टॉपिक की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की पहली इकाई के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। किसके? भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की पहली इकाई की निर्माण की मंजूरी मिल गई है। 18 सितंबर 2024 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया और दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल के विकास की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण और संचालन के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और सत्यापन के लिए विभिन्न मिशनों की शुरू के लिए भी मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2018 में स्वीकृत गगनयान कार्यक्रम के तहत निम्न पृथ्वी कक्षा तक मानव अंतरिक्ष यान पहुंचाने की परिकल्पना की गई थी। इसका लक्ष्य लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम के लिए जो आवश्यक प्रौद्योगिकी है उनकी नींव रखना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान वर्ष 2026 तक चल रहे गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत 4 मिशन शुरू करेगा। साथ ही वह दिसंबर 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल का विकास तथा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विभिन्न तकनीकों के प्रदर्शन और सत्यापन के लिए 4 मिशन शुरू करेगा। वर्ष 2035 तक इसरो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पूर्ण परिचालन स्थिति प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल बनाने की योजना भी बना रहा है। फिर एक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया और वो कौन सी है? VLSR-SM। VLSR-SM जो एक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण कर लिया गया। तो 12 सितंबर 2024 को DRDO मतलब रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज, ठीक है, वहाँ पे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SM ये जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण कर लिया है। यह उड़ान परीक्षण क्या है? एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया था। ये जो परीक्षण कैसे किया गया? एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर था, इससे किया गया, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को लक्ष्य बनाया गया है। तो हवा वाले
लक्ष्य है, इसको लक्ष्य बनाया गया है। कहाँ? थोड़ी ऊंचाई पर उड़ रहे, उच्च गति वाले। इस परीक्षण का उद्देश्य प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर सहित जो हथियार प्रणाली इसके अद्यतन तत्वों को प्रमाणित करना था। हमारा जो ITR है चांदीपुर, उसमें तैनात है हमारे रेडार। जो ITR चांदीपुर है उसमें तैनात रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम एंड टेलीमेट्री जैसे विभिन्न उपकरण के द्वारा VLSRSM मिसाइल प्रणाली के प्रदर्शन की सावधानीपूर्वक निगरानी और पुष्टि की गई। तो हम ये देख चुके हैं। फिर बात करें, इसे 40 से 50 किलोमीटर की दूरी और लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र गति वाले हवाई लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए DRDO ने विकसित किया है। VLSRSAM का व्यास है 178 मिलीमीटर, लंबाई 3931 मिलीमीटर और वजन 170 किलो है। तो इस मिसाइल की बात कर रहे हैं, 170 किलो की मिसाइल है। बात करें 8 नए निधि ITBI का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की पहल DST निधि के 8 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 6 सितंबर 2024 को IIT दिल्ली में एक नई DST निधि वेबसाइट के साथ साथ भारत भर में 8 नए निधि ITBI वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। ITBI 3 वर्षीय एक पहल है। ITBI क्या है? एक 3 वर्ष की अवधि की एक पहल है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग है ना, इसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के लिए समर्थन देगी। यह पहल क्या छात्रों, संकायों, उद्यमियों और आसपास के समुदायों के बीच में यदि नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति है उसको बढ़ावा देने में मदद करेगी। 8 नए TB समावेशी संस्थान है, वो कौन कौन से? 8 नए निधि समावेशी TBI संस्थान जो देश में खोले गए हैं वो कौन कौन से? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर है, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सालय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना, BLDI बीजापुर कर्नाटक में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रणवीर सिंह प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बिलासपुर में, GSSS इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन मैसूर, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय देहरादून। ये 8 संस्थान है जहाँ पे ये पहलों की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डीप टेक स्टार्टअप के लिए DST DTC IIT मद्रास इंक्यूबेशन कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। DGC को IIT मद्रास के 3 पूर्व प्रतिष्ठित छात्र डॉक्टर गुरुराज देशपांडे, श्रीमती जयश्री देशपांडे और श्री कृष्ण गोपाल कृष्णन के अनुदान से वित्त पोषित किया गया है। अब बात करेंगे भारत ने क्या किया है। एक नया रॉकेट बनाया। रॉकेट का नाम क्या? भारत का पुनः प्रयोजित हाइब्रिड रॉकेट RUHUMI-1 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के थिरुवनंतपुरम में भारत ने अपना पहला जो पुनः प्रयोजित हाइब्रिड रॉकेट RUHUMI-1 लॉन्च किया है। इसे तमिलनाडु में स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया है। किसके साथ? मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर निर्मित किया। किसने? स्पेस जोन इंडिया ने। 3 क्यूब उपग्रह 50 पिको उपग्रह को ले जाने वाले इस रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके उपकक्षीय जो सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री है इसमें लॉन्च किया गया है। ये सैटेलाइट का ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन पर शोध उद्देश्यों के लिए डेटा इकट्ठा करेगा। RUHUMI रॉकेट है, ये जेनेटिक ईंधन आधारित हाइब्रिड मोटर विद्युत चालित जो पैराशूट डिप्लॉयर इनसे सुसज्जित है, साथ ही 100% पायरोटेकी मुक्त भी है। जो मिशन RUHUMI है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व इसरो सैटेलाइट सेंटर ISAC के पूर्व निदेशक डॉक्टर मलयस्वामी अन्नादुरई के मार्गदर्शन में और स्पेस जोन के संस्थापक आनंद मेंगालिंगम इनके द्वारा किया गया है। RUHUMI फर्स्ट का रॉकेट ने दक्षता में सुधार, परिचालन लागत को कम करने के लिए तरल और ठोस ईंधन इन सब प्रणालियों का उपयोग किया है। एक बम है, बम की बात करें गौरव क्या है? एक बम है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। DRDO ने हाल ही में क्या है, भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान है वहाँ से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है।
जो गौरव बम है, ये परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया है। गौरव एक हवा से लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है, तो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। तो क्या है, लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। वैसे हैदराबाद स्थित जो रिसर्च सेंटर इमारत है, उसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। उड़ान परीक्षण के दौरान के ग्लाइड बम ने लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर स्थित लक्ष्य पर सटीकता से प्रहार किया है। परीक्षण के दौरान संपूर्ण उड़ान डेटा को समुद्र तट के किनारे एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा तैनात टेलीमेट्री एवं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा कैप्चर किया गया। तो ये सब हमने देखा। बम हमारा कौन सा, 1000 किलो का गौरव। रिसर्च सेंटर इमारत जो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स डीआरडीओ की एक प्रमुख प्रयोगशाला है, जो विविध रक्षा और एरोस्पेस अनुप्रयोग के लिए एवियोनिक्स प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला में अनुसंधान और विकास का काम करेगी। तो 1000 किलो का क्या है, हमने गौरव बनाया है। फिर बात करें इसरो की, तो इसरो के द्वारा EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। 16 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 के माध्यम से EOS पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। EOS का मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो EOS-08 इसरो के मानक माइक्रोसेट IMS बस पर स्थित अपनी तरह का एक पहला मिशन है, जिसमें क्या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड और SIC-UV डोसीमीटर ये नाम के 3 पेलोड लगाए गए हैं। 3 पेलोड देख सकते हैं। पहला तो ये हमारे EOIR, दूसरा GNSSR और SIC-UV। तो ये 3 हमारे पेलोड है जो इस पे लगे हुए हैं। EOIR पेलोड का उद्देश्य उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी, अग्नि का पता लगाना, ज्वालामुखी गतिविधियों और औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा जैसे अनुप्रयोगों की छवि बनाना है। GNSSR पेलोड का उद्देश्य, जो हमारा GNSSR पेलोड है, इसका उद्देश्य महासागरीय सतही हवाओं, मिट्टी की नमी, हिमालय क्षेत्र में क्रायोस्फीयर अनुप्रयोगों, बाढ़ का पता लगाने, अंतर्देशीय जल निकाय का पता लगाने आदि जैसे अनुप्रयोगों को प्राप्त करने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने की क्षमता का प्रदर्शन करना। SIC-UV डोसीमीटर का उद्देश्य क्या है, गगनयान मिशन में क्रू मॉडल के व्यू पोर्ट पर यूवी विकिरण की निगरानी करना और यूवी विकिरण के लिए उच्च खुराक वाले अलार्म सेंसर के रूप में उपयोग करना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन आपको फिर भी देखना तो चाहिए। और अगला देखें हम, तो भारतीय नौसेना का 5वां मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज। तो बात करें 10 जून 2024 को महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में स्थित विनायका मरीन पेट्रो लिमिटेड ने मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज इसका जलावतरण कर दिया है। यह क्या 08 गुना मिसाइल कम कम्युनिकेशन बार्ज प्रोजेक्ट का 5वां बार्ज है। इसे MSME शिपयार्ड एस्कॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम ने विकसित किया है। मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज नौकाओं की उपलब्धता भारतीय नौसेना की जो परिचालन परिपक्वता है उनको गति प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि इससे भारतीय नौसेना के जहाज़ों को जेट्टी के साथ साथ भारी बंदरगाहों पर वस्तुओं और गोला बारूद के परिवहन में सुविधा होगी। इन नौकाओं को भारतीय नौसेना के प्रासंगिक नियमों और भारतीय नौवहन रजिस्टर के विनियमन के तहत विदेशी और स्वदेशी रूप से तैयार और निर्मित किया गया है। तो इसको देख सकते हैं। और 19 फरवरी 2021 को 08X मिसाइल लेस एम्यूनिशन बार्ज नौकाओं के निर्माण के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय एवं MSME शिपयार्ड एस्कॉन इनके मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। और आज की आखिरी न्यूज़ देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो न्यूज़ कौन सी है? पहली है उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन तृष्णा। 5 जून 2024 को इसरो ने उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तृष्णा का मिशन का अनावरण किया है। मिशन क्या है? इसरो और फ्रांस के इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज इनके मध्य सहयोगात्मक
प्रयास है। इस आगामी मिशन का उद्देश्य क्या है? इस आगामी मिशन का उद्देश्य स्थलीय जल तनाव, जल उपयोग को मापने के लिए महाद्वीपीय जैव मंडल के ऊर्जा एवं जल बजट की निगरानी, तटीय एवं अंतर्देशीय जल की गुणवत्ता और गतिशीलता का उच्च रिजोल्यूशन अवलोकन करना है। इस मिशन को 5 वर्ष की परिचालन अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। ये CNES के थर्मल इंफ्रारेड एवं इसरो के द्वारा विकसित विजिबल नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड इन पेलोड से सुसज्जित है। यह उपग्रह 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा में संचालित होगा। यह भूमि और तटीय क्षेत्रों के लिए 57 मीटर, महासागरीय ध्रुवीय केंद्रों क्षेत्रों के लिए 1 किलोमीटर का स्थानिक रेजोल्यूशन भी देगा। तो इस तरह हमने ये पार्ट फर्स्ट देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।